मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में सेना दिवस परेड 2026 की संकलन पुस्तक और एक लघु फिल्म का विमोचन भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जनवरी 2026 की तारीख राजस्थान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हुई है, क्योंकि इस दिन आयोजित सेना दिवस परेड ने राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सैन्य गौरव की भावना को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि आयोजन न केवल सेना की शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है, बल्कि युवाओं में देश सेवा की प्रेरणा भी जगाता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सेना दिवस परेड के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रशासनिक और सैन्य अधिकारियों को सम्मानित भी किया। तस्वीरें आप देख लीजिए। इस मौके पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास, सप्तशक्ति कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह सहित प्रशासन, पुलिस और सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सेना दिवस परेड से बढ़ा देशभक्ति का संदेश, ये संदेश देते हुए भी दिखाई देते हैं और आयोजन से जुड़े अधिकारियों को सम्मानित करते हैं। जयपुर में मैत्री क्रिकेट मैचों का आयोजन किया जाएगा। सीएम भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। विधानसभा बजट सेशन के दौरान खेल की परंपरा, विधायक, पत्रकार और अधिकारियों की टीमें आमने सामने सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट एकेडमी में मुकाबले। कुल 5 टीमें मैत्री मैच में भाग लेंगी। विधानसभा बजट सत्र के दौरान खेल की परंपरा, विधायक हो, पत्रकार हो, अधिकारियों की टीमें आमने सामने इस बार दिखाई देंगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम क्रिकेट एकेडमी में मुकाबले होंगे। कुल 5 टीमें मैत्री मैच में भाग लेती हुई दिखाई देंगी। जयपुर से इस वक्त की अहम खबर, बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, जिस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैत्री मैच का उद्घाटन भी करते हुए दिखाई देंगे। विधानसभा बजट सत्र के दौरान खेल की परंपरा, और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि विधायक हो, पत्रकार हो और अधिकारियों की टीमें जो हैं वो आमने सामने इस बार देखने को मिलेंगी। कुल 5 टीमें मैत्री मैच में भाग लेती हुई दिखाई देंगी। जयपुर के जगतपुरा स्थित एक निजी रिजॉर्ट में स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में प्रदर्शनी उद्घाटन और उद्यमी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तस्वीरें देख लीजिए। कार्यक्रम में स्वदेशी उत्पादों और उद्यमिता को बढ़ावा देने के मकसद से विभिन्न प्रदर्शनी स्टॉल लगाई गई, जहां पर स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों की झलक देखने को मिली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्यमियों को सम्मानित भी किया। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर शिरकत करते हुए दिखाई देते हैं। स्वदेशी जागरण मंच का ये कार्यक्रम है। मंच पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सम्मानित भी किया जाता है। तस्वीरें आप देख लीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें भारत को अपने स्वदेशी और स्वावलंबी बनाने का काम किया है, जब वो मेक इन इंडिया का नारा देते हैं तो ये उद्घोष बन जाता है। तो केवल एक नारा नहीं था, एक पुनर्जागरण का आह्वान था। आप जिक्र कर रहे थे माननीय कश्मीरी जी भाई साहब, कोरोना के उस समय कठिन दौर में याद कीजिए, दुनिया भर से सब कुछ ठप पड़ा था और वो कहते थे कि हमारे यहां तो जनसंख्या कम है, लेकिन भारत का क्या होगा। वो भारत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे कि आखिरकार इतनी बड़ी आबादी, साधन संसाधन नहीं है, तो भारत की स्थिति कौन। लेकिन आपने देखा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस संकट की घड़ी में दुनिया के 150 देशों से ज्यादा वैक्सीन भेजने का काम भारत ने किया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है। यह आत्मनिर्भर भारत की ताकत है। यह मोदी जी के उस सोच का परिणाम है जिसने भारत को उपभोक्ता से उत्पादक बनाने का कार्य किया था। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है और आपने देखा है 15 जनवरी को राजस्थान के जयपुर में यहीं महल रोड पर आपने एक
स्वदेशी हथियारों की जो आर्मी परेड निकली थी, और माननीय भाई साहब मैं कहना चाहता हूं 15 लाख लोगों ने तो प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अगर टीवी चैनल की मैं बात करूं तो करोड़ों लोगों ने वो कार्यक्रम देखा। उसमें स्वदेशी हथियार थे पूरे, जो आर्मी परेड पहली बार छावनी से निकल करके जनता के बीच में, वो ना पहले 40-50 साल में हुआ कभी, ना आगे भी। 2014 के बाद आज तक जितना परिवर्तन हुआ और आगे होने वाला है, विकसित भारत 2047, भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज चौथे स्थान पर आ गई। चौथे से तीसरे पर हम आने वाले हैं। जिस देश ने 2 दशकों तक भारत पर हुकूमत की हो, वो आज अर्थव्यवस्था में भारत से पीछे है। जो अपने आप में आज का आधुनिक तकनीकी का मास्टर मानता है जापान, वो भी भारत से पीछे है। जयपुर में डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से लाखों लोगों को संरक्षण मिलेगा और जो लोग डराकर या फिर धमकाकर दूसरों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर करते थे, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बेढम ने कहा कि ऐसे कई मामले सामने भी आए थे जहां पर सैकड़ों मंदिरों और घरों पर ताले लग गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताते हुए कहा कि इस बिल से पीड़ितों को न्याय मिलेगा। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा एक धर्म विशेष को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई है, जबकि बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम कर रही है। राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक 2026, शॉर्ट में इसको डिस्टर्ब एरिया एक्ट के नाम से ये प्रचलित है। मैं समझ सकता हूं कि राजस्थान के उन लाखों लोगों के हितों का संरक्षण होगा इस एक्ट के लागू होने पर, जो लोग उन अशांत क्षेत्रों से जहां धर्म के नाम पर या ताकत के बल पर डरा धमका करके उनकी संपत्ति को औने पौने दामों में लोग खरीद लेते थे और उनको वहां से पलायन करना पड़ता था। आज राजस्थान विधानसभा ने एक इतिहास रचा है और मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात की चिंता की कि वर्षों से ऐसे क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं जो डिस्टर्ब एरिया के नाम से चिन्हित हो गए हैं, अशांत क्षेत्र के नाम से चिन्हित हैं। वहाँ सैकड़ों मंदिरों में ताले लगे हुए हैं, उन हवेलियों में ताले लगे हुए थे जिन पर कब्जा कर लिया गया। इस तरह की घटनाएं जब देखने को मिली तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता रखते हुए राजस्थान भर के उन लाखों लोगों के हितों के संरक्षण के लिए ये कानून बनवाया और आज राजस्थान की विधानसभा ने ध्वनि मत से उसको पारित किया है। बधाई दूंगा। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंचे, जहां पर सिविल एयरपोर्ट पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा करके उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री सड़क मार्ग से पोखरण पहुंचे, जहां पर विधायक महंत प्रतापपुरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और साबरमती जोधपुर रेल सेवा को जैसलमेर तक विस्तार देने पर आभार जताया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें 51 किलो फूलों की माला पहनाकर सम्मानित भी किया। पोखरण दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विधायक जनसंपर्क कार्यालय में जन सुनवाई की और आमजन की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। वहीं दौरे के दूसरे दिन शेखावत जैसलमेर के डेडांसर मेला ग्राउंड में आयोजित चादर महोत्सव में शामिल होंगे और इसके बाद जिला कलेक्टर कार्यालय में दिशा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। जयपुर से खबर, लंबित चालानों को लेकर यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 136 चौपहिया वाहनों के मालिकों को पाबंद किया गया। वाहन चालकों को
9 मार्च तक पेंडिंग चालान निस्तारण के निर्देश दिए गए। तय समय तक चालान जमा नहीं कराने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। 10 मार्च को वाहनों की सूची परिवहन विभाग को भेजी जाएगी। एमवी एक्ट की धारा 53 के तहत आरसी निलंबन की भी अनुशंसा। डीसीपी ट्रैफिक सुमित मेहरड़ा ने इसकी जानकारी दी। तो यातायात पुलिस की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि 10 मार्च को परिवहन विभाग को सूची दे दी जाएगी। लंबित चालानों पर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सख्त होती हुई दिखाई दे रही है और कई 136 चौपहिया वाहन बरामद किए गए। 9 मार्च तक चालान जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो एक डेडलाइन दे दी गई है। 9 मार्च तारीख मुकर्रर की है जब कहा गया कि जो चालान पेंडिंग है वो तुरंत जमा करवाए। तो ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से बकाया जो चालान है उन्हें जमा कराने के लिए सख्त दिखाई दे रही है और ये भी कहा गया कि समय पर भुगतान नहीं होता है तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, किस तरह से ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से सख्त होती हुई दिखाई दे रही है? जो बकाया चालान है उनको लेकर के क्या कुछ निर्देश दिए गए? देखिए, यातायात नियमों के उल्लंघन पे बार बार जो इस तरह की वाहन चालक उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक पुलिस नजर आ रही है। 136 वाहनों की सूची जारी की है। जिन वाहनों को पेंडिंग चालानों का निस्तारण नहीं करवाया गया उनकी सूची जारी करके उनको 9 मार्च का समय दिया है चालान का निस्तारण कराने का। अगर चालान का निस्तारण नहीं करते तो 10 मार्च को उक्त वाहनों की सूची को परिवहन विभाग को भेजकर एमवी एक्ट की धारा 53 के तहत आरसी निलंबन की अनुशंसा ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की जाएगी। जी ठीक है राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बालोतरा में जोधपुर रेंज के नवनियुक्त आईजी सत्येंद्र सिंह ने दौरा करके पुलिस अधिकारियों के साथ में कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने बढ़ते अपराधों पर सख्ती बरतने और नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। आईजी ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया और आमजन के साथ में बेहतर व्यवहार और तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया। आईजी के पदभार ग्रहण के पश्चात मेरी ये बालोतरा जिले में पहला विजिट है। आज मैंने समीक्षा के स्थान पर इंट्रोडक्टरी मीटिंग टाइप ज़्यादा रखा था। क्षेत्र की पूरी नॉलेज, अपराध की स्थिति की ज्ञान, यहाँ किस तरह के अपराध हैं, किस तरह के डेमोग्राफी है, किस तरह की जियोग्राफी है, किस तरह के अपराध हैं, उन पर कैसे नियंत्रण लगाया जा सकता है और वर्तमान में कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में पुलिस की क्या स्थिति है, इन सब बिंदुओं पर मैंने एसपी से लेकर एसएचओ तक से विचार विमर्श किया। उनकी बातें सुनी, उनकी जो उन्होंने जो परफॉर्मेंस अभी तक उनकी रही है उसका भी अवलोकन किया। कुल मिलाकर ज़िले में नए यंग एसपी हैं, उनके लीडरशिप में अच्छी मेहनत की जा रही है, अच्छा काम किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र निकल के सामने आए हैं जिनमें हम सबको मिलकर। बीकानेर के नोखा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई। रासीसर गांव के पास कैंपर गाड़ी और ट्रेलर के आमने सामने भिड़ंत में रासीसर निवासी सहीराम मंडा की जान चली गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए और ट्रक का डीजल टैंक फटने से बड़ा हादसा होते होते टला। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बीकानेर में दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे की तस्वीरें आप देख लीजिए। जोरदार भिड़ंत होती है कैंपर और ट्रेलर में। फुलेरा रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा टला है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा एक यात्री अचानक से फिसलकर ट्रेन के नीचे जाने लगा। तस्वीरें, वीडियो आपके सामने आप देख लीजिए। मौके पर ड्यूटी कर रही आरपीएफ की महिला हेड कांस्टेबल सरोज ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए यात्री को पकड़कर
बाहर खींचा। ये वीडियो आप देख लीजिए और ट्रेन रुकवा दी। उनकी तत्परता से एक यात्री की जान बच गई। तो इंसानियत का परिचय देती हुई ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से एक यात्री की जान एक महिला कांस्टेबल ने बचाई है। अपने सूझबूझ से, तत्परता से हेड कांस्टेबल ने जान बचा ली है एक व्यक्ति की। ट्रेन आपने देखा, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की पूरी ये घटना, ये वीडियो बताया जा रहा है कि ट्रेन के नीचे जाने से पहले यात्री को बाहर खींच लिया और उस यात्री की समय पर एक महिला हेड कांस्टेबल ने जान बचा ली। अलवर के लक्ष्मणगढ़ के जयसिंहपुरा छोटा गांव में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों द्वारा क्षतिग्रस्त करने का मामला देखने को मिला है। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी गुस्सा है और लोग धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने नई प्रतिमा लगवाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सूचना पर प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। अंबेडकर प्रतिमा तोड़ने से यहां पर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है और जयसिंहपुरा छोटा गांव में प्रतिमा क्षतिग्रस्त होती है, जिससे ग्रामीण धरने पर बैठ जाते हैं। रात को करीब 12 बजे कुछ ऐसे सामाजिक तत्वों ने भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित करने का काम किया। जो हमारे भीम आर्मी के लोगों को पता लगने के बाद उन्होंने संबंधित थाने को सूचना दी। रात को पुलिस प्रशासन आया और उन असामाजिक तत्वों ने थाना बड़ौदा में के पुलिस जाब्ते ने उनको गिरफ्तार कर वो फिलहाल इस वक्त थाने की कस्टडी में है। यहाँ पर धरना दिया गया। भीम आर्मी की तरफ से सभी ग्रामवासी और आसपास के क्षेत्र के दूर दराज के सभी समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए। सूचना पर लक्ष्मणगढ़ उपखंड आदरणीय अर्चना चौधरी जी मौके पर यहाँ धरना स्थल। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम जारी हुआ है। रावत भाटा निवासी डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया लेवल पर टॉप करके इलाके का नाम रोशन किया है। अनुज ने साल 2023 में जोधपुर एम्स से एमबीबीएस पूरी की थी और इससे पहले 2017 में एम्स के ऑल इंडिया मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 215वीं रैंक हासिल की थी। उनके पिता केबी अग्निहोत्री राजस्थान परमाणु बिजली घर में कार्यरत है, जबकि माता मंजू अग्निहोत्री गृहिणी है। तो पूरे रावत भाटा के लिए गर्व का लम्हा है। तस्वीरें आप देख लीजिए, परिवार में कितनी खुशी का माहौल है। सभी ने माला पहना करके अपने बेटे का स्वागत किया है, अनुज अग्निहोत्री का स्वागत किया है। सिविल सेवा परीक्षा में अव्वल आया है अनुज, और ऐसे में चाहे अनुज हो या उसके परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हर एक से, परिवार के सदस्य से आशीर्वाद लिया और गले लग करके बधाइयां लेते हुए दिखाई देता है अनुज। बांसवाड़ा में दिन दहाड़े लूट की वारदात देखने को मिली है। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र में सोमनाथ पुलिया के पास में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला के गले से चांदी की सांखली झपट ली और मौके से फरार हुए। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी में कैद हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी की और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख लीजिए, और ये बदमाश जो कि बाइक पर सवार होते हैं, दिन दहाड़े आते हैं, लूट की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। इलाके में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, लोग डरे हैं, सहमे हैं। किस तरह से दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। रतनगढ़ में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात देखने को मिली है। अगुड़ा बाजार में बाइक सवार चोरों ने एक व्यापारी को बातों में उलझाकर करीब 5 लाख रुपए नगद और खाता बही चोरी कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। तस्वीरें चूरू के रतनगढ़ की। 5 लाख लेकर के ये बदमाश फरार हो जाते हैं। बाइक पर आप इनकी तस्वीरें देख लीजिए। दिन दहाड़े आते हैं, जिससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दिन दहाड़े लाखों की चोरी करके ये चले जाते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार जो चोरी की वारदातें बढ़ रही है, उनके चलते चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हैं, क्यों हैं? कानून व्यवस्था का किसी भी तरह से खौफ क्यों नहीं है?
अलवर के खेडली की बात करेंगे, जहां पर कठुमर विधानसभा में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर विधायक रमेश खींची ने विधानसभा में जोरदार आवाज उठाई। उन्होंने कहा, विधानसभा के 88 गांव और 105 ढाणियों को चंबल और इसरदा बांध परियोजना से जोड़ने की तत्काल जरूरत है। विधायक खींची ने विधानसभा में महुआ और नगर विधानसभा की सीमाओं में आने वाले कठुमर के गांवों और ढाणियों के लिए डीपीआर तैयार करके इस परियोजना से जोड़ने की मांग रखी, ताकि खेडली नगरपालिका क्षेत्र, कठुमर और सभी ग्राम पंचायतों के लोग पीने और सिंचाई के पानी की समस्या से राहत पा सके। विधानसभा क्षेत्र के सीमावर्ती गांवों महज 5 किलोमीटर दूर विधानसभा क्षेत्र के पीने के पानी व सिंचाई पानी के लिए इसरादा बांध परियोजना से मंडावर, महुआ, दौसा में पानी आ रहा है, जिसमें खोकर, खेड़े कलानपुर, रामपुरा पाटन, रोनिजा थान, झाड़ू, नांगलरूपा, जटवाड़ा, अडोली, खो, नारकोरा, बसेठ, नाटोज, कालवाड़ी, सालवाड़ी, सोंकरी, मंगोलाकी, सौखर, खेली रेल, समोची, दातिया, रामपुर, डोरोली, नगरपालिका खेली, दारोदा के साथ समस्त ग्राम व ढाणियों तथा नगरपालिका क्षेत्र के जैसलमेर में दादा गुरुदेव चादर महोत्सव का विधिवत आगाज आज आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित करके किया। उन्होंने दादा गुरुदेव स्मारक सिक्का और डाक टिकट का लोकार्पण किया और दादा गुरुदेव पुस्तक का विमोचन भी किया। उन्होंने पार्श्वनाथ जैन मंदिर में दर्शन किया और जिनभद्र सूरी ज्ञान भंडार का अवलोकन किया। आचार्य जिनमणि प्रभ सुरेश्वर ने चादर महोत्सव का महत्व बताते हुए कहा, ये परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है और समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखना सिखाती है। डॉक्टर भागवत ने अनेकांतवाद और सहिष्णुता का संदेश दिया। साथ ही महोत्सव में 400 संत और 20,000 श्रद्धालु शामिल है, जबकि 7 मार्च को विश्व भर में 1 करोड़ 8 लाख श्रद्धालु दादा गुरु 31 का सामूहिक पाठ भी करेंगे। स्वर्ण नगरी जो बोलते हैं, गोल्डन नगरी, आज सोने का सूरज उगा है कि यहाँ पर हमारे आराध्य दादा दिलजिन दत्त सूरी की चादर महोत्सव, जो कि 872 वर्ष पहले जब उनका अग्नि संस्कार अजमेर में हुआ था, उसमें नहीं जली। 872 वर्ष पुरानी कोई तो संग्रहालय में आपको कोई भी चीज मिल सकती है, पर ये ऐसी चादर है जो अग्नि में भी नहीं जली। ऐसे दिव्य चादर का चादर महोत्सव परम पूज्य खतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जन मणिप्रभ सूर्य महाराज साहब की निश्रा में और स्वप्न दृष्टा परम पूज्य आचार्य श्री मनोगे सागर जी महाराज साहब के स्वप्न से और अनेक आचार्य भगवंतों, उपाध्याय, साधु भगवंतों की निश्रा में, और सबसे बड़ा सोने पे सुहागा आज हमारे सनातन संस्कृति के हिंदू समाज के अग्रणीय सिरमौर श्री आरएसएस के सर संचालक श्री मोहन जी भागवत के शुभ पदार्पण से इस चादर महोत्सव का शुभ। बूंदी के शंभुपुरा में 1507 करोड़ की लागत से बनेगा कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का कल होगा भूमि पूजन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू की मौजूदगी में ये कार्यक्रम होना है। नौनेरा और परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजनाओं का भी भूमि पूजन होगा। जल जीवन मिशन के तहत हजारों गांवों को हर घर जल मिलेगा। बूंदी में बड़े विकास कार्यों की शुरुआत, कई परियोजनाओं का शिलान्यास। तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण राजस्थान के लिहाज से। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शुभारंभ, कल भूमि पूजन। भूमि पूजन होना है, बहुत ही महत्वपूर्ण लम्हा कल। और केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इसके अलावा भी कई परियोजनाओं को लेकर के भूमि पूजन है। बूंदी में बड़े विकास कार्यों की शुरुआत, कई परियोजनाओं का कल शिलान्यास होना है। और बूंदी की सरजमी से कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान को फायदा मिलने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस खास लम्हे पर मौजूद रहेंगे। नौनेरा और परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना का भी पूजन। जल जीवन मिशन के तहत हजारों गांवों को मिलेगा हर घर जल।
तो बूंदी में कल बड़े विकास कार्यों की शुरुआत। आज ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह जी, कल बूंदी की सरजमी से सौगातों की बरसात होनी है, क्या क्या सौगातें मिलने वाली है, कितना महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है कल? देखिए, बिल्कुल नूपुर, कल का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा काफी अहम रहने वाला है। और अभी जब मीडिया विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था जिसमें होली उत्सव का, तो उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने दौरे का जिक्र करते हुए बताया कल का उनका जो कार्यक्रम रहेगा उसमें कोटा बूंदी में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट तालेरा है उसको लेकर मेन कार्यक्रम रहने वाला है। इसके साथ ही उनका जो एक वो कार्यक्रम संवाद कार्यक्रम परवन जो अक्कावत पेयजल परियोजना है, नौनेरा वृहद परियोजना उसको लेकर प्रस्तावित कार्यक्रम है, यानी कि पेयजल को लेकर परियोजना कार्यक्रम है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भूमि पूजन होगा। साथ ही मैंने जैसा पहले बताया कि अक्कावत पेयजल परियोजना, नैमित वृहद परियोजना का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। और ऐसे कई कार्यक्रम जिसमें वहां की तमाम योजनाओं को लेकर चर्चा है, कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम रहेगा, जनसभा का भी आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इसमें संबोधन भी रहेगा। तो कुंडला के विकास को नए पंख देने की दिशा में काम होगा, चाहे वो पेयजल की योजना हो, चाहे वो कनेक्टिविटी की योजना हो, सभी योजनाओं का कल बड़ी सौगात इस क्षेत्र को मिलने वाली है। लंबे समय से इन दोनों की, कनेक्टिविटी की बात करें ग्रीनफील्ड की तो उसकी मांग थी, और साथ ही अगर हम इसकी बात करें जो पेयजल की योजना है, सिंचाई, इसकी भी लंबे समय से मांग थी, जो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये सौगात देने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लाल सिंह जी तमाम जानकारी के लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 33 ऑब्जर्वर की सूची जारी की है। जलपाईगुड़ी से प्रदीप बालमुचु को बनाया गया कांग्रेस ऑब्जर्वर। मुर्शिदाबाद से राजेश ठाकुर को जिम्मेदारी दी। कोलकाता नॉर्थ से सुबोध कांत सहाय को बनाया गया ऑब्जर्वर। कोलकाता साउथ से रोहित चौधरी को जिम्मेदारी दी है। कोलकाता सेंट्रल से अनिल भारद्वाज बने हैं कांग्रेस के ऑब्जर्वर। दार्जिलिंग से तकम संजॉय को बनाया गया कांग्रेस ऑब्जर्वर। तो ये पूरी सूची आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अपनी पूरी सूची जारी कर दी है ऑब्जर्वर की। ये तमाम एक एक करके पूरे नाम आप देख लीजिए। तकरीबन 20-21 नाम इसमें शामिल हैं। एक एक करके आप देख लीजिए। 21 नामों की ये सूची है, 21 ऑब्जर्वर की ये सूची है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और उससे पहले कांग्रेस भी एक्टिव मोड में आ चुकी है और कांग्रेस ने ऑब्जर्वर की नियुक्तियां कर दी है। फिलहाल जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो 21 नाम है, लेकिन 33 नामों की सूची जारी कर दी गई है। तो एक एक करके ये तमाम नाम आपके सामने। जयपुर में पत्रकारों के साथ होली के स्नेह और संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। बीजेपी मीडिया विभाग की तरफ से आयोजित ये कार्यक्रम यूथ हॉस्टल में रखा है, जहां पर बड़ी संख्या में पत्रकार और बीजेपी पदाधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें देख लीजिए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठम भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। जयपुर की तस्वीरें हैं। होली मिलन समारोह कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पत्रकार होली स्नेह मिलन समारोह ये है और ऐसे में तमाम बड़े बड़े दिग्गज इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पहुंचते हैं। जाहिर सी बात है, होली के पर्व का रंग भले ही उतरा हो, लेकिन ये रंग रिश्तों को मजबूत कर देता है और ऐसे में जितने भी गिले शिकवे होते हैं उन सब को दूर करके एक रिश्ते की मजबूती का रंग चढ़ता हुआ दिखाई देता है। और इसी के मद्देनजर अलग अलग जगहों पर होली मिलन समारोह भी होते हैं।
जिससे वो प्रगाढ़ता, वो रिश्ता बेहद मजबूती के साथ में रहे। और ऐसे में जयपुर में पत्रकार होली मिलन समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उनके साथ में पास में आप देख लीजिए प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी शिरकत करने पहुंचते हैं। और अब अलवर के खेडली की बात करेंगे। साइकिल और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर हुई। हादसे में एक युवक की उपचार के दौरान मौत हुई। 2 लोग घायल। तीनों घायलों को 108 एम्बुलेंस से खेडली उपजिला अस्पताल लाया गया। 2 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टर्स ने हायर सेंटर रेफर किया। भरतपुर पहुंचते ही एक युवक की उपचार के दौरान मौत हुई। खेडली नदबई रोड पर अखेगढ़ गांव के पास में हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें दर्द में कराते उस शख्स की आप देख लीजिए जो घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया। और आपको बता दें साइकिल मोटरसाइकिल के आमने सामने टक्कर होती है, जिसके चलते एक युवक की मौत हो जाती है। एक युवक दम तोड़ देता है। तस्वीरें आपके सामने, दर्दनाक ये तस्वीरें जहां पर एक जिंदगी चली जाती है एक हादसे के चलते। और ऐसे में मृतक के घर पर मातम का माहौल है। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट का मामला आया है, इस संबंध में जानकारी से अवगत कराइए। सड़क दुर्घटना में घायल 2 व्यक्ति, जिसमें एक का नाम हेमंत, एक का नाम दोजियो, को 108 एम्बुलेंस के द्वारा SDH हॉस्पिटल खेडली इमरजेंसी में लाया गया, जिसमें दोजीराम पेशेंट था, उसमें हेड इंजरी है, तो उसको प्राथमिक उपचार के बाद में हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। जो पहला नंबर का पेशेंट था उसकी कंडीशन थोड़ी ज़्यादा सीरियस थी, उसको तुरंत हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आपका सुनना। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों का शैक्षणिक सत्र भी निजी स्कूलों और CBSE की तर्ज पर 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। भजनलाल सरकार में पिछले 2 साल में शिक्षा महकमे में कई बदलाव किए गए। इसी कड़ी में अब एक बड़ा बदलाव और होने जा रहा है, जिसमें सरकारी स्कूलों को भी 1 अप्रैल से शुरू करने की कवायद है। अब तक सरकारी स्कूलों में नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होता था, जबकि निजी स्कूलों में अप्रैल से पढ़ाई शुरू हो जाती थी। इस अंतर की वजह से सरकारी स्कूलों में नामांकन लगातार घट रहा था। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से सरकारी और निजी स्कूलों के सत्र में समानता आएगी। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा और सरकारी स्कूलों में दाखिले भी बढ़ेंगे। 1 जुलाई नहीं, 1 अप्रैल से शुरू होंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने 10 साल बाद किया बदलाव। शिक्षा विभाग ने विभागीय स्तर पर की तैयारी पूरी। निजी स्कूलों की तर्ज पर अब चलेगी सरकारी स्कूल। नामांकन बढ़ाने के प्रयास में मानी जा रही है कवायद। गरीब बच्चों को भी लाभ मिलेगा और शिक्षा विभाग के स्कूलों में नामांकन भी बढ़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो निजी विद्यालय हैं वो घर घर जाकर सब बच्चों को एडमिशन करवाते हैं और हम भी घर घर जाके कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा देरी से होता है। तो हम भी उसी से में करवाएंगे तो हमारा नामांकन बढ़ेगा और गरीब बच्चे जो पैसे देकर नहीं पढ़ सकते हैं वो यहाँ आएंगे सरकारी विद्यालय में। कई बार उनको लगता है कि होगा कि नहीं होगा, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, या उनको कम पैसे लेंगे, ऐसा कर के एडमिशन ले लेते हैं। शिक्षा विभाग की क्या है तैयारी? 10वीं बोर्ड का रिजल्ट 20 मार्च तक जारी करने की तैयारी। अप्रैल में ही स्टूडेंट्स को बुक्स उपलब्ध कराने की कवायद। ड्रेस के लिए DBT के माध्यम से अप्रैल में पैसा ट्रांसफर होगा। शिक्षकों को विभाग ने दे दिए हैं निर्देश। दरअसल अब तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जुलाई से शुरू होती थी, जबकि निजी स्कूलों में अप्रैल से ही नया सत्र शुरू हो जाता था। इस अंतर के कारण कई अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों के बजाय निजी स्कूलों में करवा देते थे। शिक्षाविदों ने इस वजह को सरकारी स्कूलों में गिरते नामांकन का एक बड़ा कारण माना। इसी स्थिति को बदलने के लिए शिक्षा विभाग ने शिविरा पंचांग में संशोधन करते हुए नया सत्र अप्रैल से शुरू करने का फैसला किया।
सरकार का दावा है कि इस बदलाव से सरकारी और निजी स्कूलों के सत्र में समानता आएगी और अभिभावकों का भरोसा भी सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ेगा। साथ ही छात्रों को नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अधिक समय मिल सकेगा। साथ ही पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना भी संभव होगा। शिक्षक संगठनों ने उठाए बदलाव पर सवाल। पहले भी ये प्रयोग हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ। शिक्षा विभाग को प्रयोगशाला नहीं बनाया जाए। 10 साल पहले शिक्षा विभाग ने इसमें किया था बदलाव। एक बार फिर बदलाव, महकमे में बदलाव की कोशिश। शिक्षा विभाग ने नए सत्र को 1 अप्रैल से शुरू करने की कवायद में परीक्षाएं फरवरी में शुरू की। साथ ही अब रिजल्ट भी मार्च अंत तक जारी करने के प्रयास हैं। इसके साथ ही अब स्कूल खुलने के बाद छात्रों को मिलने वाली पुस्तकों और यूनिफॉर्म की डीबीटी भी समय पर देने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस निर्णय से पहले समाज के बुद्धिजीवियों और शिक्षा विशेषज्ञों के साथ मंथन भी किया गया है ताकि बदलाव का सकारात्मक असर दिखाई दे। हालांकि इस फैसले को लेकर शिक्षक संगठनों ने चिंता भी जताई है। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में बार बार प्रयोग करने से व्यवस्थाएं प्रभावित होती हैं। राजस्थान में 1 अप्रैल से शिक्षा सत्र शुरू करने की शिक्षा विभाग जो कवायद कर रहा है, ये राजस्थान की जैसी भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। पहले भी इस तरह के प्रयोग किए गए हैं जो विफल हुए हैं। एक पहले अनुभव किया जा चुका है, पहले ये किया गया था, फिर इसको बदलना पड़ा। बार बार अनेक तरह के प्रयोग करके शिक्षा विभाग को जिस तरह से बर्बाद करने की सरकार कोशिश कर रही है, ये सरकार को बंद करना चाहिए। शैक्षिक सत्र नियमित करना सरकार की प्राथमिकता है। शैक्षिक सत्र विलंब से होता था तो हमारे बच्चों को जब प्रवेश भी विलंब से होगा, कोर्स भी विलंब से पूरा होता था। और कुछ बच्चे जो साइंस स्ट्रीम के हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, चाहे नीट है चाहे जेईई है, उसमें भी उनका जब कोर्स बाद में होता है, बोर्ड की परीक्षाएं विलंब से होती थी, तो उसमें बच्चे पिछड़ जाते थे। ऐसा बच्चे महसूस करते थे। हमारे शिक्षक भी ये महसूस करते, लोग भी ये बताते। फिलहाल सरकार को उम्मीद है कि यह बदलाव सरकारी स्कूलों के लिए गेम चेंजर साबित होगा और सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के साथ शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाएगा। उत्तराखंड के चंपावत के बाराकोट ब्लॉक स्थित ग्राम छुलापे के रहने वाले अनुज पंत ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में शानदार सफलता हासिल करते हुए 69वीं रैंक प्राप्त की है और उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के लिए हुआ है। अनुज पंत की इस उपलब्धि से पूरे उत्तराखंड में खुशी का माहौल है और गर्व की भावना देखने को मिली है। उनकी सफलता पर सीएम ने उन्हें फोन करके बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, अनुज पंत की उपलब्धि न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है। साथ ही उनकी सफलता प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणादायी है, जो कि कड़ी मेहनत और लगन से सपनों को साकार करने का संदेश देती है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अनुज नमस्ते। हाँ सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है धन्यवाद सर। बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिताजी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र सर आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ हाँ देवभूमि खटीमा में। तो सबसे मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। आप चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है। चलो चलो सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और अब जयपुर की बात करेंगे, जहां पर यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 में शीर्ष स्थान हासिल करके राजस्थान का नाम रोशन करने वाले अनुज अग्निहोत्री को मुख्यमंत्री ने फोन करके बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अनुज और उनके परिजनों से संवाद किया और उपलब्धि की सराहना की और कहा, अनुज की यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत लगन का परिणाम है। साथ ही कहा, राजस्थान को अपने इस प्रतिभाशाली बेटे पर गर्व है जिसने प्रदेश का मान बढ़ाया है।
नमस्कार अनु जी, कैसे हो? नमस्कार सर, बहुत अच्छे हैं सर। आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं। की बात है आपसे बात करने के लिए सर। आपने राजस्थान का नाम भी रोशन किया है, माता पिता का नाम भी रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी जी, आप देश में प्रथम स्थान पर आए, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। और आपके माता पिताजी को भी, परिवारजनों को भी, आपको उनकी प्रेरणा से और ईश्वर की कृपा से जो व्यक्ति मन में सोचता है वो आप बने हैं, इसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे माता पिताजी। हाँ नहीं, बात कराई कराई कराई, बिल्कुल। नमस्ते, राधे 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 राधे, नमस्कार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटे को अच्छे संस्कार दिए आपने और उसकी परवरिश की, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मध्य प्रदेश के देवास में कलेक्टर ऋतुराज सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, महिला अपराध, SC/ST अत्याचार, नशा मुक्ति और अवैध खनन जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, समीक्षा हुई। इस दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए राहवीर योजना और कैशलेस उपचार योजना का प्रचार प्रसार किया जाए। तो तस्वीरें आप बैठक की देख लीजिए, जहां पर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक होती है, पूरी तरह से रिव्यू यहां पर किया जाता है कलेक्टर की अध्यक्षता में।